मैं अभय मिश्रा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आने वाले समय में आपके जो एग्जामिनेशन लाइक CGL एंड CHSL MTS वगैरह, तो इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या बेस्ट वे हो सकता है। मेरी कोशिश है कि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ और इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था एंड क्या इसके तरीके हो सकते हैं और कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था एक आदमी कुछ अंडे 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से ख़रीदता है और उतने ही अंडे एक और लॉट 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। यदि इन सभी अंडों को 70 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचने पर 930 रुपये का लाभ हुआ तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले अरिथमेटिक को करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन हो बस आपको वही फॉलो करना है। तो उसने बोला कुछ अंडे 60 रुपये प्रति दर्जन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मान लो उसने x दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है, ये बात मान सकते हैं। 60 रुपये प्रति दर्जन खरीदा है तो इसका प्राइस क्या होगा 60 × x। उसने 60 रुपीस खर्च किए होंगे x दर्जन अंडे खरीदने के लिए और उतने ही अंडे, तो फिर से वो क्या कर रहा है x दर्जन अंडे खरीद रहा है। किस रेट से 50 रुपये की रेट से प्रति दर्जन कितना बनेगा 50x। आई होप ये बात क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए एक दर्जन केले का मूल्य 50 रुपये है तो आपसे अगर 2 दर्जन खरीदवाएंगे तो आपको 50 × 2 100। अगर मान लीजिए 60 रुपये प्रति दर्जन किसी केले का मूल्य है तो अगर आपको 5 दर्जन खरीदने हैं तो 60 × 5 करते हो आप। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी। मैंने मान लिया कि x दर्जन उसने अंडे खरीदे होंगे, ठीक है। लेट यदि इन सभी अंडों को, अब उसके पास अंडे कितने हैं भाई 2x दर्जन अंडे हैं जिसमें उसने कितना पैसा लगाया 110x और इन सभी अंडों को 70 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। जो ख़रीदा इसका मतलब CP था। SP कितना है SP होगा 2x दर्जन 70 रुपये के हिसाब से, तो 2x × 70 बनेगा 140x। इसका मतलब है ये उसका SP आ गया। मतलब उसने 140 रुपीज़ पर उन अंडों को बेचा था और 110 रुपये प्रति x पर ख़रीदा था। अब आप देखेंगे कि आपको ये बात पता होगी कि प्रॉफिट क्या होता है। आपको पता है प्रॉफिट का अर्थ ये है कि जिस मूल्य पर आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है और जिस मूल्य पर आप बेच रहे हैं, तो आपकी लागत, आपने जिस मूल्य पर ख़रीदा है और जिस पर बेचा है, जो बेचा हुआ मूल्य है वो हमेशा लागत मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। लेट सपोज़ आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको 12 रुपये में बेचा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये 2 कैसे आया SP में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमने घटाया तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि SP का मतलब ये है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो आता है वो क्या होता है प्रॉफिट होता है। SP कितना गिवन था 140x हमने निकाला और CP कितना था 110x निकाला और प्रॉफिट अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या था 930 रुपीज़। तो 930 यहाँ से सॉल्व कर रहे हो तो 30x = 930 कट कैंसिल आउट हो जाएगा तो x = बनेगा 3
3 3 जा भाई, x इक्वल टू 31। बात समझ पा रहे? उसके द्वारा खरीदे गए कुल अंडों की संख्या कितनी थी? x दर्जन ये खरीदा था और x दर्जन उसने यहाँ पे खरीदा था, तो टोटल कितने दर्जन खरीदे थे? 2x दर्जन। तो x का मतलब ये हुआ कि 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x टू 31 कितना होगा? 62। तो आपका आंसर क्या होगा? 62 दर्जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या इसका कोई और भी तरीका हो सकता था? तो हाँ, शायद हो सकता था, लेकिन मैं उस पर अभी कोशिश नहीं करने वाला। मैं उसको भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको और भी बेहतर कर सकते थे। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन इज़ गिवन, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मोस्ट डिफ़िकल्ट बताए गए, हालांकि डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन गिवन था 90 में 90 में k% की कमी करने पर 60 में k% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तब 120 का k% 150 के k + 20% का कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका, जो आपको याद रखना है। मैथ्स के अंदर का अर्थ हमेशा होता है मल्टीप्लाई या ऑफ। जैसे उसने बोला कि आपको याद रखना है ये बात, मैथ्स में का जहाँ पर लिखा हो या ऑफ लिखा हो इंग्लिश में, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे उसने बोला, मान लीजिए कि 90 x का, यह बोल दिया उसने, मान लीजिए कि 90 900 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा आपसे। 900 का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत है, मान लीजिए x% है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 900 इंटू परसेंटेज हटाओगे तो अपन में 100 बढ़ाओगे, ये ऑलरेडी था, कैंसिल आउट होगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसका अर्थ ये हुआ कि 90 900 कितने परसेंट है? 10% होगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया, मैं जो भी समझाना चाहता था वो मेरा उद्देश्य यहाँ से पूरा हुआ। अब मैं आपको रियल क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ, इसमें क्या गिवन था वो देखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन था 90 में k% की कमी पर। अच्छा, यहाँ से भी थोड़ा सा समझना है कि जब भी आपको कभी, जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है। ठीक है, 100 मत लीजिए, कुछ और ले लीजिए, 1000 मान लीजिए। मैंने कहा आपके पास 1000 रुपये है। हमने ये कहा कि आप अगर किसी को 20% दे देते हैं तो आपके पास शेष कितना बचेगा? ठीक है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं पता करने के आपके पास शेष कितना बचेगा। पहला तरीका क्या कि आप 1000 का, मैंने बोला का अर्थ होता है गुणा, मल्टीप्लाई, 1000 का 20% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, ये कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप, 200 आएगा। तो इसका मतलब ये हो कि 1000 रुपये में से आपने 20% अर्थात 200 रुपये आपने किसी को दिए, तो आपके पास शेष कितना बचेगा? 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800। एक तो तरीका आपके पास ये था, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमेशा अपनी वैल्यू कितनी रखती है? 100%। ठीक, इसने अगर 20% दे दिया तो उसके पास कितना बचा होगा? 80% बचा होगा। यदि उसने अपनी टोटल वैल्यू हमेशा 100%, अमाउंट से आपको ध्यान ही नहीं देना है, अमाउंट को आपको हमेशा इग्नोर करना है। बस आपको इधर समझना है कि कोई भी चीज़ दुनिया में अपने पूर्ण होती, संपूर्ण होती, 100% होती है। यदि उसने अपने का 100% से 20% दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 80%। अगर 80% उसके पास बचा है तो 1000 का 80% कितना होता है? 800। तो इन दोनों बातों से मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब भी आपको कोई वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है? 100 माइनस करके आप निकाल सकते हैं शेष वैल्यू को,
और यदि आपको ये कहा जाए कि मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ। कि मान लीजिए आपसे कहा कि आपके पास 1000 रुपये थे और हमने कहा आपको 20% प्रॉफिट होता है, तो आपके पास अब कितनी राशि होगी। तो आपका, मैंने अभी बताया कि 1000 का 20% कितना निकला था, 200। 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 1000 तो आपके पास पहले से था, 200 रुपये आपके पास और आ गए, तो आपके पास कितना हो गया, 1200। इसका दूसरा तरीका ये था कि आप क्या करते, ये हमेशा 100% वैल्यू रही होगी और हमने बोला 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 100% पहले था, 20% और हो गया, तो उसके पास अब कितना हो गया, 120%। इसका अर्थ हुआ कि आप 1000 का 120% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1200 आ रहा होगा। ठीक, करके देखते हैं। 1000 इंटू 120/100, 0 0 0, 12 इंटू 1200। बात समझ गए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको डील किया। तो अब देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में गिवन था 90 में से k% की कमी पड़ने पर। तो आपके पास एक तरीका था कि आप 90 का या तो पहले k% निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 100 - k अपॉन परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा हटाते तो नीचे हमेशा 100 बढ़ाते हैं कमी करने पर। तो 90 में से जब 100% की कमी करोगे तो वैल्यू जो आ रही होगी वो क्या होगी, 90। 100 - k अपॉन 100। और फिर बोला कि 60 में k% की वृद्धि, इसका मतलब 100 प्लस k%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे तो क्या होता है, समान परिणाम प्राप्त होता है। समान इक्वल टू मतलब बराबर होते हैं, बराबर कर दिए। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 इधर से कैंसिल आउट, 3 2 जा 3 3 जा। सॉल्व कर रहे होंगे, 3 अंदर जाएगा, 300 - 3k इक्वल टू 200 प्लस 2k। ये टर्म इधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 5k, और ये इधर आ रहा होगा तो 300 - 200 100, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ही वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने उसमें बोला है कि तब 120 का क्या मैंने मतलब बताया, मल्टीप्लाई k% मतलब 20%। परसेंटेज यहाँ पे हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज जब हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर लेंगे, तो 100 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा, 24। तो उसने बोला 24 150 के। अब इसको छोड़ देते हैं, 150 के का मतलब मल्टीप्लाई k + 20, k की वैल्यू 20 थी, 20 + 20 40, मतलब 150 का 40%। परसेंटेज हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाया, 15 4 = 60। अब वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था यहाँ से कि, तो यहाँ पर कहना चाहिए कि ये 20 है, 24 है और ये 60 है। तो उसने ये बोला कि 24 60 का कितना प्रतिशत है। फिर वही बात, 24 60 का कितना प्रतिशत, कितना की जगह मान लीजिए x% है, इसको बराबर कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, 100 जब नीचे बढ़ाएंगे यहाँ पर ये हट जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 4 टाइम जाएगा, 14 × 10 40। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो आंसर आपका कितना होगा, 40% रहा होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इज़ गिवन, क्वेश्चन CISI पर बेस्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चंस लाने का पर्पज़ है वो बस यही है कि आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी। हालांकि इन क्वेश्चन के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ना कि केवल कंसेप्ट बल्कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी समझ पाएँ। हालांकि आपको थोड़ा सा एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप पूरा आपका बेसिक भी बेहतर हो, और क्वेश्चंस तो होंगे ही। तो देखते हैं, एक वर्ष के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि पहले वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर 69.30 है, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई कि अगर कोई 10% की वृद्धि होती, तो मान लीजिए, देखिए सबसे बेहतर तरीका आपको बेसिक बिल्कुल समझना, तो आप मान लीजिए, मैंने माना कि आपके पास
कोई वस्तु थी जिसका मूल्य 100x था। इसमें अगर 10% की वृद्धि होगी तो मैंने पहले बताया कि जितनी भी आपसे वृद्धि कहे तो आप उसमें हमेशा पहले ही जोड़ दें। तो 100 + 10 110% निकालना होगा। इसका सॉल्व कर रहे होंगे कितना बन जाएगा 110x। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि पहले 100x थी, 10% की वृद्धि के बाद क्या हो जाएगी 110x। यदि पहले वर्ष, ये पहले वर्ष की बात है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात है। अब उसने बोला तीसरे वर्ष के में इस मूल्य के बीच का अंतर 69.30 है। अब इसी चीज़ को देखिए, मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेंदी बनने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए मेरे पास एक दूसरा भी तरीका है। पहले और तीसरे वर्ष, पहले वर्ष आपको पता चल गया इतना बनेगा, दूसरे वर्ष अगर आप निकालेंगे तो 110x हो गया था, उसके बाद दूसरे वर्ष क्या होगा, फिर 110% इसका निकालेंगे, तीसरे वर्ष फिर इसका 110% निकालेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कितने हो जाएगी 33 ईयर्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, किसका ये और ये, इसका अंतर निकाल रहे होंगे, वो अंतर 69.30 के बराबर होगा। तो फिर आपसे पूछेगा चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होने वाला है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपसे x की वैल्यू निकल रही होगी और x की वैल्यू निकालने के बाद वो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से 3 ईयर की वैल्यू आएगी। जो 3 ईयर की वैल्यू आएगी उसको आप उसका 110% निकाल कर जब ला रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन मैं इस तरीके से क्वेश्चन को करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तरीका हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एक बेहतर तरीका बताने वाला हूँ। वो क्या होने वाला वो देखते हैं। यदि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है पहले से ही, आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसको पूरा बेसिक से समझाया जाए। क्वेश्चन में गिवन था एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। देखिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। उसका जो अपॉन वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको आप जितनी भी बार पूछे, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ष, जितनी भी वर्ष की बात करें, मैक्सिमम कितने वर्ष की चर्चा हुई है चौथे वर्ष तक, लेकिन हमको वैल्यू कितने वर्ष की है 3 वर्ष तक। तो आपको क्या करना, उसकी पावर कर लीजिए 10⁻3, इसका मतलब 1000। ठीक, हमने ये बात मानी कि एक तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, लेकिन मैं आप इसको पहले समझा देता हूँ कि यदि आपने मान लिया 1000 रुपये थे उसके पास पहले से वृद्धि हो जाएगी 10% की, तो कितना हो जाएगा 1100। ठीक, अगले वर्ष फिर अगर इस पर 1 साल बाद और अगर, क्योंकि हम 3 साल तक की बात करें, दूसरे साल बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, इसका 110% निकालेंगे तो 1210 हो जाएगा। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल इसको निकाल रहे होंगे तो 121 का 10% जब निकालेंगे तो क्या बन रहा होगा 1331। बात समझ पाए? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तीसरे साल में वैल्यू ये बन रही होगी, फर्स्ट ईयर में ये बन रही होगी। उसने बोला है कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के बीच का जो डिफरेंस है कितना बन रहा है भाई 231। उसकी 231 यूनिट, उसकी वैल्यू कितने की बना है 6930। ठीक है, यदि चौथे वर्ष भी पूछता तो चौथे वर्ष इसका 1331 का 110% निकाल देते, 00। इसका जब निकालेंगे तो बनेगा 4641, मुझे याद है, तो वो बनेगा 464.1। ठीक है, करके देखेंगे तो यही बनने वाला है, सॉरी ये बनेगा 1464, 11 11 33 34 3 33 3 36 का 6 3 11 3 14, ये बनेगा 1464.1। 231 यूनिट की वैल्यू आपके पास पता थी, कितनी थी 69.30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपको पता है एक नियम से, ये बनेगा। ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ाइए, 1 0 कैंसिल आउट होगा, ये 3 बार जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 आ गई। आपसे पूछी कितने की वैल्यू थी, आपसे इतने यूनिट की वैल्यू पूछी थी, कितनी 1464।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है इतनी है, तो 1464 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 3/10 इंटू 1464.1, इस यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, हट जाएगा, मल्टीप्लाई है 3 कम 3, 3 चौको 12 1 13, 3 छक्का 18 19, 3 14 42 43, 3 दशमलव के बाद 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा तो 2 लगा, तो 439.33। तो 3 तो किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 439.23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन था, हालांकि इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी था। देखिए आपको पता होना चाहिए, यदि आपने किसी भी टीचर से या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 10% का आप हमेशा निकाल दीजिए रेट्स। जैसे 10% अगर किसी पर रेट है तो दूसरे साल उसका बनता है 21%, तीसरे साल बनता है 33.1%, चौथे साल बनता है 46.41%। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस बेसिक मेथड से कर पाएँ। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकेंड का था, 5 to 10 सेकेंड मैक्सिमम। कैसे मैं बता देता हूँ। पहले वर्ष आपको पता है कोई वैल्यू कितनी रही होगी 11%, तीसरे वर्ष कितनी रही होगी 33.1%। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना रहा होगा पहले वर्ष, जस्ट मिनट, 33.1 तो निकाल लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो आप जब इसको निकालोगे 33, तीसरे वर्ष इतना बनेगा, पहले वर्ष इतना, तो निकालते हैं। 1 3 में से 1 जाएगा 3 में से क्या हुआ, 1 मिनट, क्या हो रहा है ये। हाँ, तीसरे वर्ष आपको पता है कितना, इतना, और पहले वर्ष की बात कर रहा है आपको, पहले वर्ष होगा 10%, ठीक है, पहले वर्ष 10% होता है, माफ़ कीजिए, यहाँ पर 10 होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 23.1, 23.1% की वैल्यू कितनी थी, इतनी। तो आपको पूछा है चौथे वर्ष कितना 46.41% की वैल्यू पूछी है। ये इसका 3 टाइम्स है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, और 3/10 गुना है तो 3/10 गुना कर दीजिए। 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 छक्का 18 19, 3 चौको 12 13/10। तो आपसे 3/10 हो गया क्या, हाँ कहीं गलती हुई क्या, ये 3 गुना है ना, 30 गुना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 गुना नहीं है यार, एक मिनट रुक जाए, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ क्या हो रहा है ये, सिस्टम भी कुछ परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ इसको, 1 मिनट, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं तो पहले वर्ष मैंने बोला 10%, दूसरे वर्ष 21%, तीसरे वर्ष 33.1%, और चौथे वर्ष 46.41%। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना था 23.1%। इसकी वैल्यू कितनी की बनती है भाई 69.30। कितनी बार जा रहा है 3/10 टाइम। ठीक है, आपके चौथे वर्ष की पूछी थी तो 46.41% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/10, 3 1 3, 3 चौको 12, 3 4 18 19, 3 चौको 12 13/10, मतलब बनेगा 139.23। ठीक है, ये बन रहा है भाई, हाँ इतनी ही बनने वाली है। ठीक है, आप देखते हैं उसने बोला चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर उसने बोला था चौथे वर्ष के अंत में, लेकिन हमने क्या निकाला, हमने ये इफ़ेक्टिव रेट निकाला है। अगर आपको देखिए एक बात मैं समझा देता हूँ, जब भी आपसे कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, होगा या हो जाना या हो गई, इसका मतलब ये होता है कि उसमें वो परसेंटेज जुड़ा हुआ है, मतलब अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, ये मिश्रधन होगा, जिसे मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन में क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस मूलधन, उसे कहते हैं मिश्रधन या अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। इसीलिए ये जो वैल्यू है वो 4600 की नहीं निकाल रहे होंगे, कितनी निकालेंगे 146।
बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको प्रभावी निकालना है। अब या तो फिर आपको 100% की वैल्यू पता होती, फिर उसमें इसको ऐड करते, तो फाइनल आपके पास वैल्यू इतनी आ रही होती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें बोला है कि चौथे वर्ष में इसका मूल्य कितना होगा। तो अगर आपको होगा निकालना है तो आपको क्या करेंगे, तो 146.41 की मल्टीप्लाई करा रहे होंगे 3/10 से, तो सॉल्व करेंगे आप। यहाँ ये वाला पॉइंट है, 3 एक कम 3 चौको 12, 3 छक 18, 19, 14 3 42 43। तो ये आंसर आपका आ रहा होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट। और मैं ये भी कहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक बार बेसिक से इन चीज़ों को हमसे पढ़ रहे होंगे या किसी अदर टीचर से आपने पढ़ा होगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, नहीं एक और है, तो देखते हैं। एक दुकानदार एक क्रय मूल्य 23% अधिक पर अंकित करता है और एक अंकित मूल्य पर 2/3 वस्तु को बेचता है, शेष को 25% की छूट पर बेचता है। इसके लाभ बताइए। ठीक है, मान लीजिए, मैंने फिर बोला मानना है बेसिक क्लियर करने के लिए। माना उसकी वैल्यू x% रही होगी, माना उसके पास ये CP रहा होगा, MRP कितना होगा, क्योंकि उसने बोला 23% अधिक 100x का 23% कितना होगा 23, तो टोटल कितना होगा 123x। मैंने बोला था पहले, समझाया आपको। उसने बोला है कि 2/3 वस्तुओं को बेचता है अंकित मूल्य पर। 2/3 का अर्थ क्या होता है, 3 अगर वस्तुएं तो उसमें से 2, तो मैंने माना 3 वस्तुएं थी, तो 2 वस्तुएं किस पे बेचता है, अंकित मूल्य पर, और 1 वस्तु किस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर। अच्छा, एक मिनट, उसने बोला है, माफ़ कीजिएगा, उसने ये बोला है कि उसने ये बोला है कि हाँ, 2 वस्तुएं उसने बेची अंकित मूल्य पर और 1 वस्तु 25% डिस्काउंट पर बेची। ये डिस्काउंट पर बेची 25%। तो सबसे पहले जिसको अंकित मूल्य पर बेचा होगा, तो 2 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, 123 × 2, और ये x इधर लगा दीजिए, तो बनेगा 246x। और इस वस्तु को 25%, अब यहाँ पर समझना है, 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, उसने उस वस्तु को 75% पर दिया है, 25% उसको माफ़ किया ना। इसका मतलब जो वैल्यू फाइनली उसके पास गई है वो 75% गई हो, क्योंकि 100 - 25। ये यूँ कहें कि 25% छूट दी, तो उसने अपने पास से कितना कम कर लिया, 25%, तो दिया कितना, 75%। तो 123 का x का 75% निकालेंगे तो 25/100 करने, 75/100 करेंगे, 100 से काटेंगे 3, ये 4 बार जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 3 × 9, 12 × 36, x/4। 2 वस्तुओं का मूल्य ये था, 1 वस्तु का मूल्य ये था, तो तीनों वस्तुओं का मूल्य जब आप निकाल रहे होंगे तो बनेगा 246x + 369/4x। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पर, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 5, तो 92.25x ऐड कर रहे होंगे। तो ऐड करने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर 8 ज़्यादा है, तो चलो ऐड ही कर लेते हैं। 25 6 2 8 24 9 33, ये इतना बनेगा आपका। ये हमारा क्या बनेगा, ये SP बना, विक्रय मूल्य। क्यों, छूट पर इसने यहाँ पर भी बेचा, यहाँ पर भी अंकित MRP पर बेचा है, और ये छूट पर बेचा, तो बेचने का मतलब SP कितना, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 338.25। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, SP - CP। SP तो आपको पता है, प्रॉफिट पता करना है, CP निकालना है। 100x हमने माना था 1 वस्तु का, तो 3 वस्तु का कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 वस्तु टोटल थी, 300x। इसी वस्तु को यहाँ पर लेके आएंगे तो SP कितना, 338.25x, CP इतना था, तो जो आएगा कितना आएगा, 38.25x। ये आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको पता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 अपॉन x × 100। x कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 3 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो 12 × 3 = 36, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो 12.75%। ये आंसर आपका होने वाला है।
हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश की है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है सवाल, ये और शॉर्ट हो सकते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाना चाहता हूँ कि क्या वास्तव तरीका क्या हो सकता है जो बिल्कुल बुकिश मेथड है। जब आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। कई बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले समय में आप ये देख रहे होंगे कि शॉर्ट ट्रिक का यूज कम से कम होगा और होता जा रहा भी है। उसकी वजह है, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने क्वेश्चंस को रट रखा है कि इसका इस प्रकार का सवाल इस तरीके से ही होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यदि आपने कभी बैंक की अर्थमेटिक को सॉल्व किया हो तो वहाँ पर आपको ये परसेंटेज नहीं मिलते, वो यहाँ पर वेरिएबल देने x%, यहाँ पर y% और यहाँ पर x और y वेरिएबल दे रहे होंगे। तो एक जब वेरिएबल में आंसर आ रहे होते हैं तो आपको करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मानने के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पर बिल्कुल प्योर बेसिक का यूज़ हो रहा होता है। तो आई थिंक कि आप ये समझ पा रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटा गया, शेष ठोस का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उस पर कोशिश करते हैं उसने पूछा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो एक्चुअली। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत समझदारी से करना है, समझना भी आसानी से। 3D कॉन्सेप्ट है और मैं आशा करता हूँ कि एक्चुअली है क्या कि देखिए ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता भी नहीं कि क्या वास्तव में इतने टफ हो सकते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं। आपकी लंबाई देखिए, फिगर पे थोड़ा सा ध्यान कम दीजिएगा, कहने का मतलब आप समझ जाइए। आप कहेंगे सर ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है 4, तो वो सब चीज़ें ध्यान में मत दीजिए। लंबाई कितनी है, 4, 5 और चौड़ा, ये मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये उसने घनाभ के प्रत्येक कोने से, मतलब यहाँ से एक कोना ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, कितने कोने हो गए भाई, 4। एक कोना ये 5, ये कितना 6, एक यहाँ पर ये कोना होगा, कितना होगा ये वाला 7 और एक ये 8। तो आपको बात ये समझ में आई कि यहाँ पर उसने क्या किया है, 8 कोने काटे। तो ये इसमें बाकी कोई क्वेश्चन, इसमें बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ और बड़ा लॉजिक हो, बस इतने सी इम्पॉर्टेंट था कि आपको इसमें कोने याद नहीं होते। अगर आप इस डायग्राम को आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये हमेशा याद रखेंगे कि डायग्राम में कितने कोने होते हैं। एक तो माफ़ कीजिएगा, घनाभ में कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब घन बोलते हैं, ठीक है। घन में भी सेम सीन, घन में भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। आगे बढ़ता हूँ, अब देखते हैं। आपको पता है कि किसी भी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है, लंबाई चौड़ाई इनटू ऊंचाई। किसी भी घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है। तो आयतन क्या होता है घनाभ का आयतन LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको एक बात और याद रखिए, जब भी किसी भी एरिया में, देखिए आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल L इंटू B होता है, और यदि आयत का ही ये एक आयत ही तो है ये, और उसकी अगर ऊंचाई को काउंट कर लिया तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। कहने का मतलब जब भी किसी भी फिगर में 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो वो 3D फिगर कहलाती है, और जिसमें 2 होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, वो 2D फिगर। तो ये 3D फिगर है, 3D फिगर का ही आयतन निकलता है और 2D फिगर का एरिया निकलता है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम L B इंटू H, तो L की वैल्यू 4 5 इंटू 6 5 जा 30 इंटू 4 कितना हो गया, 120। अब उसने ये बोला है कि इन छोटे छोटे जो घन थे, यहाँ से उसने क्या किया होगा, एक घन निकाला होगा,
एक इधर से निकाला होगा, एक यहाँ से घन निकाला होगा, एक घन यहाँ से निकाला होगा इस प्लेस से, एक यहाँ से निकाला होगा, यहाँ से भी, सिमिलरली यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसने कितने घन निकाल दिए? 8। आपको पता है कि किसी भी घन का आयतन क्या होता है? घन का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब साइड का। अब देखिए यहाँ पर भी वही ए इंटू क्योंकि घनाभ जो होता है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, लेकिन जब कोई क्यूब क्या है? क्यूब पासा है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है। तो अगर ये ए होगी तो इसकी ब्रेथ भी ए होगी और ये भी कितनी होगी? ए होगी। तो तीनों ए, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसलिए ए क्यूब बना। बात समझ पा रहे हैं? ए इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी? ए। तो इसका वॉल्यूम कितना आया? 1 आया। लेकिन उसने कितने क्यूब काटे हैं? 8 क्यूब काटे हैं। तो 8 ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि टोटल उसके पास घनाभ का आयतन कितना था? इतना था 620। उसने से 8 घटा दिया क्योंकि 8 क्यूब काट के अलग कर दिया, तो शेष पूछ रहा है। तो शेष घनाभ का आयतन क्या होगा भाई? 120 - 8 = 112। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। हालांकि क्वेश्चन आसान था। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि वॉल्यूम का आयतन या क्या आयतन होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या वो सब चीज़ें बिल्कुल हम डिस्कस कर रहे होंगे। हालांकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जान ही नहीं पाते कि वॉल्यूम क्या है। रियलिटी बता रहा हूँ। अब वॉल्यूम, बच्चों को बस यही लगता है कि वॉल्यूम कुछ ऐसा होता है कि बस उसमें जितना पानी आ जाए। ये है तो सच, लेकिन शायद पूरा नहीं। तो खैर, पानी है या नहीं है वो सब डिस्कस करें। सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सही है, लेकिन कई सारी चीज़ें किसी से जुड़ी हैं जहाँ पर आप गलत कर रहे होते हैं। मेरा कुछ और मानना है, उनको हम क्लियर कर रहे होंगे, उन डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। और आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपने समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो डेफिनेटली यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर एंड एज वेल सब्सक्राइब। एंड बस यही कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। और यदि हाँ आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो so that I can recognize that comment and give the proper guide or the answers. So thank you very much. Bye bye.